हेलो चैंपियंस, वेलकम बैक ऑन अड्डा 24/7 क्लास 9 एंड 10 यूट्यूब चैनल। तो क्लास 9 के मेरे प्यारे बच्चों, आपका साइंस के सेक्शन में स्वागत है। और आज हम ग्रेविटेशन चैप्टर का लेक्चर 3 पढ़ेंगे। जी हाँ, ऑलरेडी मैंने आपको लेक्चर 1 और लेक्चर 2 पढ़ा दिया है। लेक्चर 1 में हमने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ा। लेक्चर 2 में हमने फ्री फॉल ऑफ बॉडी के बारे में पढ़ा और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में। और आज जो लेक्चर 3 है उसमें हम मास और वेट के बारे में पढ़ेंगे। मास और वेट में क्या फर्क है, और मास पता हो तो हम वेट कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के सेशन को। अगर आपने एंड तक देखोगे तभी समझ में आएगा बच्चों, तो इसीलिए सेशन को पूरा देखना, किसी भी सेशन को पूरा देखना बहुत जरूरी है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं मास समझाता हूं, है ना। जब हम कहते हैं कि मेरा 10 किलोग्राम, 5 किलोग्राम, या जाओ दुकान से 5 किलो चीनी ले आओ, तो वो जो 5 किलो है वो हम क्या बता रहे हैं, उस ऑब्जेक्ट का हम मास बता रहे हैं, है ना बच्चों। तो ये जरूरी है कि मास को हम यूनिट में अगर हम बताएं तो हम यूनिट क्या बताते हैं इसकी, एसआई यूनिट। तो मास के एसआई यूनिट होती है किलोग्राम। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब जरा यहां देखो, ये अर्थ है और ये मून है। ठीक है, ये एस्ट्रोनॉट। अब जरा आप एस्ट्रोनॉट का अर्थ पे मास देखो, कितना मास है। तो आप कहोगे सर यहाँ 120 किलोग्राम लिखा है कि नहीं। और उसी एस्ट्रोनॉट का मून पे मास क्या है, 120 किलोग्राम। मतलब मास तो सेम है, लेकिन अगर वेट देखोगे, वेट कंपेयर किया जाए, तो अर्थ पे एस्ट्रोनॉट का वेट 120 न्यूटन है, तो मून पे उसी एस्ट्रोनॉट का वेट 20 न्यूटन है। यानी कुल मिला के आपको समझ में क्या आया कि एस्ट्रोनॉट का अर्थ और मून पे मास जो है वो क्या है, मास तो सेम है। चाहे वो एस्ट्रोनॉट अर्थ पे हो चाहे मून पे, मास 120 किलोग्राम था अर्थ पे भी, और मून पे भी मास कितना था, 120 किलोग्राम। लेकिन अगर हम वेट देखें तो अर्थ और मून पे वेट सेम नहीं है, वेट क्या है, डिफरेंट है। क्लियर। इसका मतलब कि मास कभी भी चेंज नहीं होता। आप चाहे अर्थ पे हो, चाहे आप जुपिटर पे चले जाओ, मून पे चले जाओ, मार्स पे चले जाओ, मरकुरी, वीनस, किसी भी प्लेनेट पे चले जाओ, आपका मास कभी भी नहीं चेंज होगा। मास क्या रहेगा, सेम रहेगा। चेंज क्या होगा, चेंज होगा वेट। ठीक है, तो वेट बदलता है, मास नहीं बदलता। एक कंसेप्ट समझ में आया। चलो आगे चलते हैं दूसरे कंसेप्ट पे। क्लियर। अब याद करो न्यूटन का फर्स्ट लॉ। न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि कोई ऑब्जेक्ट अपने स्टेट में होने वाले चेंज को रेजिस्ट करता है, रोकता है। मतलब उसका जो स्टेट है, स्टेट चाहे रेस्ट हो चाहे मोशन, उसमें बदलाव को वो ऑब्जेक्ट रोकता है। और यही प्रॉपर्टी इनर्शिया कहलाती है। और ये प्रॉपर्टी, रेजिस्ट करने की प्रॉपर्टी, उतनी ही ज्यादा होती है, इनर्शिया उतना ही ज्यादा होता है जितना ऑब्जेक्ट का मास होता है। यानी मास क्या डिटरमाइन करता है, ऑब्जेक्ट का इनर्शिया, है ना। तो इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, हम कह सकते हैं ना। तो जितना ज्यादा मास होगा, ऑब्जेक्ट का इनर्शिया भी उतना ज्यादा होगा। और इनर्शिया जितना ज्यादा होगा, वो ऑब्जेक्ट अपने स्टेट में होने वाले चेंज को उतना ही ज्यादा अपोज करेगा। इसीलिए एक छोटा सा चूहा है, एक बड़ी हाथी है, मैं दोनों पे फोर्स लगाकर दोनों के स्टेट को चेंज करना चाह रहा हूं, तो कौन चेंज को ज्यादा रोकेगा, हाथी। क्यों, क्योंकि उसका इनर्शिया ज्यादा है। क्यों, क्योंकि मास ज्यादा है। और चूहा अपने होने वाले चेंज को कम रोक पाएगा। क्यों, उसका इनर्शिया कम है। इनर्शिया कम क्यों है, क्योंकि उसका मास कम है ना। तो मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया। ये लाइन आपको ध्यान रखनी है कि किसी ऑब्जेक्ट के मास से उस ऑब्जेक्ट का इनर्शिया का पता लगता है। और इनर्शिया मतलब वो प्रॉपर्टी जिस प्रॉपर्टी से कोई भी ऑब्जेक्ट अपने स्टेट में होने वाले चेंज को अपोज करती है, रोकती है। अगर वो रेस्ट पे है तो वो चाहेगी रेस्ट पे रहना। ठीक है, अब वो रेस्ट पे उतना रह पाएगी जितना ज्यादा उसका इनर्शिया होगा, और इनर्शिया उतना ज्यादा होगा जितना ज्यादा उसका मास है ना। एक छोटा सा कंकड़ हो, मिट्टी का टुकड़ा हो, और एक बड़ा पहाड़ हो,
दोनों रेस्ट पे है ना। ऐसे समझो, यहां एक छोटा सा एक मिट्टी का क्या था, टुकड़ा था, और यहां एक बहुत बड़ा पहाड़, इसका मास अधिक है, इसका मास कम है, तो इनर्शिया इसका भी अधिक है ना। किसका अधिक है, पहाड़ का मास अधिक है तो इनर्शिया भी अधिक है, और इस छोटे से मिट्टी के टुकड़े का इनर्शिया कम है क्योंकि मास कम है। अब दोनों रेस्ट पे हैं, तो कोई आया और बराबर फोर्स लगा रहा है, तो उस बराबर फोर्स को कौन ज्यादा अपोज करेगा, बड़ा पहाड़। क्यों, क्योंकि इसका इनर्शिया ज्यादा है। क्यों, क्योंकि इसका मास ज्यादा है, और जितना ज्यादा अपोज करेगा उसके स्टेट में, रेस्ट से मोशन आने में प्रोबेबिलिटी उतनी ही कम होगी, है ना, यानी चांस उतना कम होगा, क्योंकि वो कह रहा है कि मैं रेस्ट पे हूं, मैं रेस्ट पे ही रहूंगा, मैं अपने स्टेट को चेंज नहीं करूंगा, तो वो रोक रहा है, और ये रोकने वाली क्षमता उसकी अधिक क्यों है, क्योंकि उसका इनर्शिया ज्यादा है। इनर्शिया क्यों ज्यादा है, क्योंकि उसका मास ज्यादा है। बात समझ में आ गई। तो मास इनर्शिया को डिटरमाइन करता है, और जितना अधिक इनर्शिया होगा अपने स्टेट में, वो ऑब्जेक्ट उतना ही कम चेंज, मतलब उतना ही ज्यादा चेंज को रोक पाएगा, है ना। वी हैव ऑल्सो लर्न दैट ग्रेटर द मास ग्रेटर इज द इनर्शिया। बात समझ में आ गई। चलो ये तो क्लियर हो गया। इट रिमेन्स द सेम। मास हमने क्या सीखा था, कहीं पे चले जाओ, अर्थ पे, मून पे, जुपिटर पे, मास हमेशा क्या रहता है, मास आपका सेम रहता है, वेदर द ऑब्जेक्ट इज ऑन द अर्थ, द मून, और इवन इन द आउटर स्पेस। Thus, the mass of an object is constant and does not change from place to place. तो मास आपका हमेशा क्या रहता है, ऑब्जेक्ट का कांस्टेंट रहता है, और ये प्लेस टू प्लेस चेंज नहीं होता। बात क्लियर हो गई। लेकिन अब वेट जान लेते हैं। अब वेट क्या होता है, ठीक है। मान लो ये अर्थ है, ठीक है, और हवा में एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, ठीक है। अब आप ये बताओ, अगर ये अर्थ है तो ग्रेविटेशनल लॉ क्या कहता है कि एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है ना। तो अर्थ एक ऑब्जेक्ट है, तो अर्थ क्या करेगा, इस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, फोर्स लगाएगा, और यही फोर्स कौन सा फोर्स होगा, ये आपका ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, है कि नहीं। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट हवा में है तो वो धरती की तरफ क्यों गिर रहा है, इसीलिए गिर रहा है बच्चों, क्योंकि अर्थ उस ऑब्जेक्ट पर अपना ग्रेविटेशनल फोर्स लगाकर उसे अपनी तरफ खींच रहा है, इसीलिए ऑब्जेक्ट क्या हो, धरती की तरफ डाउनवर्ड गिरेगा, नीचे की तरफ गिरेगा। तो ये जो फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स, यही आपका वेट होता है। क्लियर। अब अगर ऑब्जेक्ट में फोर्स पैदा हुआ तो न्यूटन का सेकंड लॉ ये कहता है कि जब जब फोर्स अप्लाई होगा तो तब तक ऑब्जेक्ट में क्या प्रोड्यूस होगा, एक्सेलरेशन। और अगर फोर्स कौन सा है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो इस ऑब्जेक्ट में भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, और वो एक्सेलरेशन किसके बराबर होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर। और इस फोर्स को हमने क्या कहा, वेट। तो ये आपका आ गया वेट। यानी कि मास में, मास जो कि कभी नहीं बदलता, कहीं भी चले जाओ, लेकिन मास में अगर आपने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को मल्टीप्लाई कर दिया तो जो फोर्स आता है ग्रेविटेशनल फोर्स, वही ग्रेविटेशनल फोर्स आपका वेट होता है। तो वेट की यूनिट क्या होगी, न्यूटन होगी। हम लोग अक्सर मास और वेट को सेम समझ लेते हैं, नहीं, मास और वेट सेम नहीं होता। मास मास है, लेकिन वेट एक टाइप का ग्रेविटेशनल फोर्स है। वो फोर्स जिस फोर्स से अर्थ आपके ऑब्जेक्ट को या अपने आप को, मतलब ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ क्या कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है, उस ग्रेविटेशनल फोर्स को ही वेट कहते हैं। ठीक है। तो किसी ऑब्जेक्ट का वेट मतलब उस ऑब्जेक्ट पर अर्थ ने जितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगाया वही उस ऑब्जेक्ट का वेट है। और वेट का फॉर्मूला कैसे निकलेगा, उस ऑब्जेक्ट का मास, और मास में क्या मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो फोर्स के कारण पैदा हुआ है ना, क्योंकि फोर्स लगेगा तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा,
और ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है उसे हम g के बराबर मानते हैं, है कि नहीं। तो ये आपका वेट है। अब देखो g का फॉर्मूला आपने पढ़ा है Gm/r²। तो अगर हम प्लैनेट चेंज कर दें तो प्लैनेट का मास चेंज हो जाएगा, प्लैनेट का रेडियस चेंज हो जाएगा, तो प्लैनेट का जी भी चेंज हो जाएगा, और जी चेंज होगा तो वेट चेंज हो जाएगा। यानी मास तो सेम रहता है लेकिन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के चेंज होने से वेट चेंज हो जाता है। इसीलिए आप अर्थ से जुपिटर पे जाओगे, जुपिटर से मून पे चले गए तो वेट हमेशा बदलता रहेगा क्योंकि जी बदलता है, लेकिन क्या सेम रहेगा, मास सेम रहेगा। बात समझ में आ गई। तो वेट क्यों बदलता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी की वैल्यू के बदलने से वेट बदलता है, लेकिन मास सेम रहता है। बात समझ में आ गई, ठीक है, क्लियर। तो अगर आपसे कोई वेट की डिफिनीशन पूछे तो आप ये लिख सकते हो ना, व्हाट इज वेट, द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द फोर्स विथ विच इट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अर्थ। अर्थ किसी ऑब्जेक्ट पर जितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है उसी फोर्स को वेट कहते हैं। और ये वेट, ये फोर्स निकालते कैसे हैं, उस ऑब्जेक्ट का मास इनटू उस ऑब्जेक्ट में जितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, जी। एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होती है, जब अर्थ फोर्स लगाए, जब अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है तो जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है उस एक्सेलरेशन को हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। तो मास ऑफ ऑब्जेक्ट में अगर हम जी मल्टीप्लाई कर दें तो ऑब्जेक्ट का वेट आ जाता है। अब क्योंकि जी बदलता है प्लैनेट टू प्लैनेट इसीलिए वेट बदलता है, लेकिन मास क्या रहता है, सेम रहता है। बात समझ में आ गई, क्लियर। चलो अब यहां क्या लिखा है, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून। किसी ऑब्जेक्ट का मून पे वेट क्या होगा, तो आइए समझते हैं। वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून इज द फोर्स विथ विच मून अट्रैक्ट्स द ऑब्जेक्ट। अगर उसी ऑब्जेक्ट जो कि अर्थ पे था अगर मून पे चला जाए तो मून भी एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा उस ऑब्जेक्ट पे, तो उसके कारण उस ऑब्जेक्ट में क्या पैदा होगा, एक्सेलरेशन। और उस एक्सेलरेशन को उस ऑब्जेक्ट के मास से मल्टीप्लाई कर दें तो m इंटू जी करेंगे तो आ जाएगा उस ऑब्जेक्ट का वेट ऑन द मून। तो यानी आपको अगर अर्थ पे है तो अर्थ का जी निकाल लगाना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। अगर आप मून पे हैं तो मून का जी लगाना होगा, और मास तो सेम होगा, है ना, मास बराबर होगा लेकिन जी इक्वल नहीं होगा अर्थ और मून के केस में, इसीलिए वेट भी क्या होगा, इक्वल नहीं होगा, वेट डिफरेंट होगा। बात समझ में आ गई, क्लियर। देखो अर्थ का मास, अर्थ का रेडियस, मून का मास, मून का रेडियस। तो क्योंकि जी का फॉर्मूला होता है कैपिटल जी मास अपॉन रेडियस का स्क्वायर, तो अगर आप अर्थ पे हैं तो अर्थ का मास, अर्थ का रेडियस, लेकिन अगर आप मून पे चले गए तो फिर मून का मास रखोगे और मून का रेडियस रखोगे, तो क्या अर्थ का मास और रेडियस और मून का मास और रेडियस सेम है, नहीं। तो मास और रेडियस के बदलने से जी की वैल्यू बदलती है, और जी की वैल्यू बदलती है तो वेट की वैल्यू बदलती है। अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे इस फॉर्मूले के हिसाब से तो आप ये पाओगे, क्या पाओगे आप ये पाओगे कि जो अर्थ पे किसी ऑब्जेक्ट का वेट होता है और जो मून पे जो वेट होता है, तो मून पे वेट जो होता है वो अर्थ के वेट से 1/6 होता है, ठीक है। मतलब कि अगर किसी ऑब्जेक्ट का अर्थ पे जो वेट है वो 60 न्यूटन है तो उसी ऑब्जेक्ट का जो वेट मून पे क्या होगा, 60 का 1/6 होगा, यानी कि 10 न्यूटन होगा। तो यानी कि सेम ऑब्जेक्ट का, सेम मास वाले ऑब्जेक्ट का अर्थ पे मास वेट ज्यादा होता है और मून पे वेट कम होता है। और कम होता है तो कितना होता है, अर्थ के केस का 1/6 होता है। और ये इसलिए होता होगा क्योंकि g/6 हो जाता है, क्योंकि मास तो सेम होगा ना। अगर हम अर्थ देख लें और मून देख लें तो किसी ऑब्जेक्ट का मास तो सेम, g/6 हो जाता है, इसीलिए जो वेट है वेट भी वेट/6 हो जाता है। क्योंकि वेट क्या होता है, वेट होता है आपका mg,
अब g की वैल्यू g/6 हो जाएगी तो आपका जो वेट है वो भी तो 1/6 हो जाएगा। बात समझ में आया? तो इसीलिए अगर हम कंपेयर करें अर्थ और मून के केस में, तो सेम मास वाले ऑब्जेक्ट का जो वेट होता है मून पे, वो अर्थ के वेट का 1/6 होता है। ठीक है, तो ये डाटा आपको याद रखना है, इस पे क्वेश्चन बनता है। चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 10 kg। किसी ऑब्जेक्ट का मास दिया है बच्चों, किसी ऑब्जेक्ट का मास दिया है 10 kg। व्हाट इज इट वेट ऑन अर्थ? अर्थ पे वेट पूछा है, अर्थ पे वेट पूछा है, तो वेट कैसे निकालेंगे? वेट निकालेंगे m इंटू अर्थ का लिए g। ठीक है, अर्थ के लिए g मल्टीप्लाई करेंगे, तो मास तो 10 kg था, और अर्थ के लिए जो g होता है, g ऑफ अर्थ कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है ना? यही होता है ना? तो g मल्टीप्लाई कर दें 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 98 हो जाएगा, और kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यानी न्यूटन हो जाएगा। तो ये आपका आंसर आ गया 98 न्यूटन। ठीक है, क्लियर? आगे चला जाए, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक ऑब्जेक्ट का वेट 10 न्यूटन है व्हेन मेजर्ड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। अर्थ पे जब उसका वेट मेजर किया गया तो 10 न्यूटन था। व्हाट वुड बी इट्स वेट व्हेन मेजर्ड ऑन द सरफेस ऑफ मून? तो मून पे उसका वेट क्या होगा? अब हमको पता है कि वेट ऑफ मून जो होता है, किसी ऑब्जेक्ट का मून पे जो वेट होता है वो उसके अर्थ पे जो वेट होता है उसका 1/6 होता है। तो अर्थ पे वेट कितना दिया है? 10 न्यूटन, तो 10 न्यूटन बाय 6 कर देंगे, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये जाएगा 6 1 जा 6, ठीक है, 4 बच गया, तो 0.0 6 6 जा 36, 4 से ये आ जाएगा आपका 1.66 न्यूटन। ठीक है, अर्थ पे वेट 10 न्यूटन था और मून पे पूछा था, तो मून पे क्या हो जाता है वेट? सेम ऑब्जेक्ट का, सेम मास वाले ऑब्जेक्ट का जो मून पे वेट है वो अर्थ के वेट का 1/6 हो जाता है। तो अर्थ पे वेट 10 न्यूटन था, तो इसका 1/6 हो गया मून पे। लेकिन मास पूछता, तो जो अर्थ पे मास है वही मास मून पे रहता है, क्योंकि मास कभी भी चेंज नहीं होता, वेट चेंज होता है। किसके वजह से? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू चेंज होने की वजह से वेट भी चेंज होता है। बात क्लियर हो गई? तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने मास और वेट के बीच का फर्क पता किया, और मून का जो वेट है उसका अर्थ के साथ कंपैरिजन हमने देखा, है ना? मून पे किसी ऑब्जेक्ट का जो वेट होता है वो 1/6 होता है उसी ऑब्जेक्ट का अर्थ के वेट का। ठीक है, समझ में आ गया? अर्थ पे किसी ऑब्जेक्ट का वेट अगर m है तो मून पे उसका वेट क्या हो जाएगा? m/6 हो जाएगा। ठीक है, यानी किसी ऑब्जेक्ट को आप हल्का कहाँ महसूस करोगे? मून पे, है ना? अर्थ के कंपैरिजन में उसी ऑब्जेक्ट को अगर आप मून पे ले जाओगे तो आप हल्का महसूस करोगे, वेट 1/6 हो जाता है। ठीक है, चलिए, तो ये तो था आपका आज का लेक्चर। और आप बच्चों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, जो क्लास 10 के बच्चे हैं उनके लिए हम स्कॉलरशिप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। स्कॉलरशिप लेकर आए हैं जिसका नाम है अड्डा यशस्वी स्कॉलरशिप फॉर क्लास 10th स्टूडेंट। और इस स्कॉलरशिप का बेनिफिट हर उस बच्चे को मिलेगा जो इस स्कॉलरशिप को रजिस्टर करेगा और टेस्ट देगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? अड्डा 24/7 ऐप पर जाकर इस स्कॉलरशिप में रजिस्ट्रेशन करना है। उसके बाद 2 अक्टूबर को ऐप पर ही, अड्डा 24/7 ऐप पर ही 11 बजे से 2 बजे के बीच में आपको 1 आवर का टेस्ट देना है। और फिर 3 अक्टूबर को हम 12:15 बजे इस यशस्वी स्कॉलरशिप का रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे, और जो बच्चा टेस्ट देगा, रजिस्टर करेगा, उसको स्कॉलरशिप मिलेगी, है ना? तो ये स्कॉलरशिप के बारे में आपको जो रिजल्ट है वो हम 3 अक्टूबर को 12:15 बजे डिक्लेयर करेंगे। तो क्लास 10 के बच्चों, आप लोग ज़रूर इसमें अप्लाई करो, रजिस्टर करो। और क्लास 9 के बच्चों, जो आपने अभी सेशन देखा, उनसे रिक्वेस्ट है कि आप इस बात को अपने जो भी भाई बहन कज़न है जो क्लास 10th में पढ़ रहे हैं उनको ज़रूर बताइए, है ना? तो आज का लेक्चर इतने पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, जय हिंद।